हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड हमने जो है केमिस्ट्री का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, मैंने जो पहला लेक्चर डाला था उसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक सीखे थे, जैसे कि मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने डिफ्यूजन के, अलग अलग केसेस में देखे थे, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज मैटर। हम लोग जो है मैटर को क्लासिफाई करने वाले कि मैटर को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और फर्दर जो है उनका क्या डिवीजन रहता है। अब जो है मैटर जो है हमारा दो भाग में डिवाइड हो सकता है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। हम मैटर को फिजिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं और केमिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकली जो है मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकली हमारा मैटर जो है 2 तरीके में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस जो है हमारे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो है मिक्सचर्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं, मैं आपको शो करती हूँ। वन टाइप इज होमोजीनस मिक्सचर एंड सेकेंड टाइप इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो है एक एक करके हम इन चीजों को पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिए, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। Pure substance is a form of matter that has a constant composition and properties। ऐसे substance यानी कि ऐसे सामान, ऐसा मैटर जिसकी जो है कांस्टेंट कंपोजिशन हो, यानी कि वो एक तरह के सामान से जो चीजें बनी होती है उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इसमें हमारे जनरली हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस में जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स किसका एग्जाम्पल होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ऐसा सामान जो कि 2 या उससे ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस से जुड़ के बना हो, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में जो है कोई भी केमिकल बॉन्ड यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। वो जनरली बस हमने 2 या 3 चीजों को मिक्स कर रखा, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग जो है मिक्सचर के एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं, जैसे कि सी वाटर। आपने जो है सी का पानी देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो किस चीज का मिक्सचर होता है, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट्स एंड वाटर। अब आपने सी वाटर देखा होगा तो आपने कई बार नोटिस किया कि जो सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी वाटर 2 चीजों का मिक्सचर है, एक तो वाटर का और एक उसके अंदर जो मिक्स्ड सॉल्ट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्सचर का ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आता है एयर। एयर बच्चों ऐसा नहीं है, एयर में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। A mixture of various gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon and neon। अकेली ऑक्सीजन एयर के अंदर नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन, नियॉन भी होती है। हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज्यादा होता है, इसलिए जो है जनरली जब भी हम एयर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में O2 का एक एग्जाम्पल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हमारा एलिमेंट्स का। प्योर सब्सटेंसेस के अब हम टाइप्स कर रहे हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें जो है एक तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो।
अब वो पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब आपने जो है देखा होगा एटम्स, सिंगल पार्टिकल्स, ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स जुड़ जुड़ के हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन एटम कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जो एलिमेंट्स है या तो वो एक तरह के एटम से बने हो या फिर एक तरह के मॉलिक्यूल से बने हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एग्जांपल हम सबको पता है कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ उनके सिंबल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। अब हमारे एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे एक साथ, तो वो हमारे क्या बना देंगे? कंपाउंड्स बना देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वाटर का हमने एग्जाम्पल ले रखा है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। देखते हैं, देखो वाटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? H2O। यहाँ पे H क्या है हमारा? हाइड्रोजन है, डिफरेंट एलिमेंट है। ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन है। दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया है, ठीक है। अब ये जो है दोनों एक फिक्स रेशो में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन की रेशो जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है आपका 16, ठीक है। अब जो है इनकी रेशो हम लोग मास के बेसिस पर निकालते हैं। यहाँ पर अब इसका जो फॉर्मूला निकालोगे मॉलिक्यूलर मास का, तो वो कैसे निकालोगे? जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास उसको उसके एटॉमिक मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो आप इसमें जो है ऑक्सीजन का सिर्फ एटॉमिक मास ले लीजिए। आप यहाँ पे जो है किसी और नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। तो क्या आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 की रेशो में है। या फिर अगर हम इसको कट करते हैं तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है यहाँ पे 1:8, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड एक तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन करते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशो के अंदर कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि मिक्सचर क्या होता है? जब 2 या उससे ज्यादा सामान एक साथ किसी भी प्रोपोर्शन में यानी कि किसी भी रेशो में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। अब हम मिक्सचर की टाइप्स पढ़ते हैं। मिक्सचर जो है बच्चों 2 तरह का होता है, एक तो होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब जो है, आप एक ये वर्ड रूट याद रखिए, होमो का मतलब होता है सेम। जहां पे भी आपको वर्ड मिल जाए होमो, इट मीन्स वो सेम चीजों के बारे में बात करेंगे। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो इस नाम को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? होमो मीन्स सेम, तो सेम मिक्सचर। जब बहुत सारी सेम चीजें एक साथ मिलके एक मिक्सचर बनाती हैं तो हम उसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। देखते हैं अब कैसे। In a homogeneous mixture, its component is completely mixed with each other and its composition is uniform throughout। यानी कि जब homogeneous mixture के जब components एक साथ मिलते हैं ना तो वो completely mix हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसकी जो आप बाहर से मिक्सचर की जो composition देखोगे वो हर तरीके से हर तरफ से यूनिफॉर्म यानी कि बराबर दिखाई देगी। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए पानी में नमक मिलाते हैं तो आपको जो है दिख जाएगा कि क्या आपको अलग से नमक दिखाई देता है कि नहीं। देखो नमक जो है पानी में घुला नहीं है, तो आपको जो सोल्ट के पार्टिकल्स है वो अलग से दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने होमोजीनस मिक्सचर बना लिया है।
या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप शुगर को पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो भी क्या बना लेते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर बना लेते हैं, क्योंकि आप जब उसको मिक्स करते हो तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और जब आप उसको पोजीशन को देखोगे, कंपोजिशन को देखोगे, तो वो आपको हर तरीके से क्या दिखेगी, यूनिफॉर्म दिखेगी, बराबर दिखेगी। ठीक है, इट मीन्स आपको होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। In this, the components are not mixed completely and sometimes it can be observed by naked eyes. क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं होते हैं। और हमें जो इसके कंपोनेंट्स है वो कभी कभार नेकेड आइज क्या होती है, मीन्स बिना कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए या फिर बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी हम जो है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकते हैं। इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर का जो है कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म रह रहा था, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होता है वो हर तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले, आप कोई भी बेसिक सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप जो है मान लीजिए शुगर के पार्टिकल्स को और सोल्ट के पार्टिकल्स को एक किसी भी बीकर में या बर्तन में मिक्स करते हैं, तो आपको क्या लगता है, शुगर और सोल्ट आपस में मिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि हमें जो है दिखाई दे रहा है कि ना तो उसके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और ना ही जो है मींस वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना रहे हैं। उसके पार्टिकल्स को जो है हम अलग अलग देख सकते हैं कि ये देखिए ये हमारी शुगर है और ये सोल्ट के पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर्स का टॉपिक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक से आज हम बातें करेंगे एटम्स क्या होते हैं। Atoms, it is the tiny particle of an element whose further division cannot be possible. एटम क्या होता है बच्चों, एलिमेंट का एक छोटा सा पार्टिकल होता है। हमने पीछे पढ़ा एलिमेंट क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस जो एक तरह के एटम से बने होते हैं। तो मीन्स एटम्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन करके एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि जिनका फर्दर डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है। आगे जो है आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एटम्स का भी जो है फर्दर डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमने पीछे भी पढ़े थे, जब एक तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होती है। ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या करते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स को भी जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है वो देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। They are made up of only one kind of atoms. They are called homoatomic और homonuclear. क्या बोल रहे बच्चों, जब एक तरह के एटम्स एक साथ केमिकली बॉन्ड होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक और होमोन्यूक्लियर, दोनों ही नाम हम लोग बोल सकते हैं। होमो का मतलब हमने पीछे भी बताया था, होमो का मीन्स होता है सेम। तो मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेम तरह के एटम से जुड़ के बने हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक, या फिर हम उनको होमोन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आपके पास दो एटम्स हैं, एक तो हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है। जब सेम तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग हमने एटम्स लिए हैं, लेकिन वो एटम्स क्या है, सेम एलिमेंट के हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि H2 हो गया, O2, N2, P4, S8, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, होमोएटॉमिक के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की।
They are made up of atoms of different elements and hence are called heteroatomic और heteronuclear. अब ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के एलिमेंट से जुड़ के बने हैं. मीन्स एलिमेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं जुड़ के ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक. मीन्स डिफरेंट एटम्स से ये जो है मिलके बने हुए हैं. अब अगर हम इसमें सेम H2O का ही एग्जाम्पल ले, HCl का ले लो या फिर H2O का ले लो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा H और Cl. एक तो हमने हाइड्रोजन का एटम ले रखा है और एक ये Cl मीन्स क्लोरीन का एटम ले रखा है. इन दोनों ने केमिकली रिएक्ट किया और एक कंपाउंड बनाया HCl. मीन्स ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के एटम से जुड़ के बना हुआ है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप माप सकते हो. अब वो आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एनीथिंग, एनी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन सभी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. ये टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में कॉमन है. तो ये टॉपिक जो है आपने फिजिक्स में भी जरूर पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे आगे. तो ऑल सच क्वांटिटीज विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप जो है साइंटिफिक स्टडीज के दौरान पढ़ते हो, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज आप देख सकते हो ना, उनको कोई ना कोई टूल चाहिए है उनको मेजर करने के लिए. A unit is a tool required for the measure of elements of physical quantities. Means जिन भी physical quantities को आप measure करते हो, तो उनको किसी ना किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए जो है पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसको हम ऐसा यूनिट्स बोलते हैं. मीन्स वर्ल्ड वाइड जो यूनिट्स आपकी काम आती हैं, वो कौन सी यूनिट्स होती है, ऐसा यूनिट्स होती है. अब हम जो है एक टेबल देखते हैं. टेबल में जो है ये आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, जिसमें कि आपको एक तरफ कॉलम में बताया गया कि कौन कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं मेन जो मानी गई हैं, उनकी सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है और उनकी एसआई यूनिट के सिंबल क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ. उसका सिंबल होता है स्मॉल एल. ठीक है, और उसकी लेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है, मीटर आपकी यूनिट होती है, जिसको आप स्मॉल एम से दर्शाते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी है आपके पास मास. मास को आप जो है स्मॉल एम से दर्शाते हैं और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और आप उसको जो है कैसे लिखते हैं, केजी, स्मॉल केजी में जो है आप इसको लिखते हैं. थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है आपकी टाइम. टाइम को जो है आपका सिंबल होता है स्मॉल टी, और टाइम को आपकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है, जिसको आप स्मॉल एस से दर्शाते हैं. फोर्थ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कि आप कैपिटल ए से दर्शाते हैं. नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर. टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, आप उसको जो है कैपिटल के से दर्शाते हैं. नेक्स्ट आपकी जो 6th फिजिकल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. उसको आप दर्शाते हैं स्मॉल एन से और उसकी यूनिट होती है मोल, जिसको आप MOL लिख के सिंबलाइज करते हैं. 7th और लास्ट जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कि आप कैपिटल आई से दर्शाते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और उसका सिंबल होता है स्मॉल CD. ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी, जिनका आप जो है केमिस्ट्री के अंदर एज वेल एज फिजिक्स के अंदर भी इन दोनों का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग करने जा रहे हैं मास और वेट. हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में मास और वेट को एक ही चीज मानते हैं कि नहीं, ये दोनों जो है कॉमन चीजें हैं, लेकिन साइंटिफिक वैल्यूज में अगर आप बात करें तो मास और वेट में डिफरेंस होता है. अब क्या डिफरेंस होता है, हम उसकी आज बात करते हैं. मास, द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट.
मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास होता है, इट मीन्स उसके अंदर कितनी मात्रा में मैटर प्रेजेंट है। मैटर हमने पढ़ा था पहले क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होगा, इट मीन्स वो उसका क्या है, उसका मास है। वेट की अगर हम लोग बात करें, द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्टेड। अब हमें पता है हमारी अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। हमारे ऊपर भी लगाती है, बाकी हर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी वो लगाती है। तो वेट क्या माना जाता है? अर्थ किसी भी बॉडी के ऊपर जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, उसको आप क्या कहते हो, उस बॉडी का वेट कहते हो। ठीक है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि मास क्या होता है, एक बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम उसका मास कहते हैं, और जितने फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज को आप कहते हो उस बॉडी का वेट। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मास क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने जो फिजिक्स में पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेट आपकी क्या होती है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मींस इसका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आप देखोगे तो क्या होता है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, आपका मास सेम रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज नहीं होगा। वेट की अगर हम लोग बात करें, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो है जगह पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे खड़े होके अपना वेट कर रहे हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये जो है चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट है मास, इट कैन नेवर बी जीरो। मास जो है आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है, और जो मैटर मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स आपका मास, ठीक है। तो मैटर कभी जीरो नहीं होगा, और मैटर जीरो नहीं होगा तो आपका मास भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट वेट की बात करें, इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप वेट की देखोगे तो अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे, बिल्कुल बीचों बीच चले जाओगे, तो वहां पे जो आपका वेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका रीजन देखिए क्या होगा। हमने अभी क्या बोला कि वेट क्या होता है, वेट हमारा क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ आपको, आपके ऊपर लगा रही है। अगर आप अर्थ के बीचों बीच चले जाओगे तो इट मीन्स वहां पे आपके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा अर्थ की तरफ से, जिसकी वजह से आपका वेट जो है अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया रीजन समझ में कि वेट जो है अर्थ के सेंटर पे जीरो क्यों होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आप कहीं पे भी यूनिवर्स में चले जाते हो, मीन्स स्पेस, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस की, चाहे आप वो मून पे जा रखे हो या कहीं पे भी, तो वहां पे भी आपका वेट क्या होता है, जीरो होता है। अब इसका रीजन क्या है, अब आपको पता है हमने वेट की डेफिनेशन में पहले ही बोला है कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अर्थ आपके ऊपर लगा रहा है। अगर आप स्पेस में चले गए, बाई चांस आप मून पे चले गए, तो वहां पे अर्थ का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, वहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको रीजन समझ में आया कि आप जो है जब भी मून पे जाते हैं, जो मीन साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो वो जो है हमेशा हवा में फ्लाई करते रहते हैं, उनके पैर जो है जमीन पे क्यों नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि मून जो है किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता, कोई भी ग्रेविटी नहीं लगाता है अपनी तरफ, तो वहां पे जो है आप लोग कदम नहीं रख सकते, वो हमेशा फ्लाई करते रहते हैं स्पेस के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसकी मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम या फिर ग्राम। आप जो है इन दोनों एसआई यूनिट में मास को मापते हैं। वेट की जो आपकी एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, मास मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनरी वेइंग स्केल। आपका जो आप लोग जिससे वेट करते हैं तो वो आपका वेइंग स्केल होता है, ठीक है। तो उस पे जो आप लोग मेजर करते हैं वो आपका होता है मास, ना कि वेट, ठीक है। तो जो वेइंग स्केल पे आप लोग मेजर करते हैं दैट इज योर मास, नॉट वेट। अब नेक्स्ट जो आपका वेट होता है दैट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक अलग सा जो आपका है इंस्ट्रूमेंट है जिसका आपका फोटो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है।
तो दोनों में आई होप आप दोनों को जो है डिफरेंस समझ में आया होगा कि मास और वेट में जो है क्या डिफरेंस होता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं डेंसिटी। छोटी छोटी टर्म्स है जिनका जो है अब हमारे आगे यूज होने वाला है, इसलिए एनसीईआरटी ने जो है पहले ही आपको ये टर्म्स दे दी हैं और ये कई बार 1-2 मार्क्स में पूछ ली भी जाती है, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में जो है कितना मास प्रेजेंट है, हम उसको उस सब्सटेंस की डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो डेंसिटी की एसआई यूनिट अगर हम लोग निकाल लें तो डेंसिटी को हमने डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमने क्या बोला? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। बाय में आपकी वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। अगर आप इसको जो है ऊपर लेके जाओगे तो आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपकी यहाँ पे पॉजिटिव में है ये, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे तो ये इसमें नेगेटिव में हो जाएगी। तो डेंसिटी आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपको भी पता है, हिंदी में हम लोग तापमान बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका टेम्परेचर स्केल है वो 3 तरीके के टेम्परेचर स्केल आपके माने जाते हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड है केल्विन। आपने जो पीछे पढ़ा था कि केल्विन क्या है? एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, तो डिग्री केल्विन। तो टेम्परेचर आपके स्केल्स जो है 3 तरीके के हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 टू 212 डिग्री। जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो 32 डिग्री से 212 डिग्री के बीच में आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन स्केल्स जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मींस आप चाहो तो डिग्री फ़ारेनहाइट से मींस डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी वापस कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये देखते कैसे। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए 32, ठीक है। 32 आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आपका जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है और आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इन्वर्स कर दीजिए, मीन्स उल्टा कर दीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा? जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से जो है माइनस कर दीजिए 32 को। तो ये जो है आपके कन्वर्जन्स हैं। एक और रिलेशन देखा जाता है केल्विन स्केल का डिग्री सेल्सियस के साथ, वो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी जो टेम्परेचर है केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दे रखा है आप उसमें 273.15 ऐड कर दीजिए, वो टेम्परेचर जो है आपका सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो है टेम्परेचर, डेंसिटी सब कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है 1-2 छोटे से हमारे टॉपिक्स रह गए, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो सबके लिए एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम माना जाता है, मीन्स जब हम लोग ये टर्म्स बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं सब कुछ सेम है, लेकिन नहीं, इनके बीच में जो है एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है अब वो देखते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? द क्लोजनेस ऑफ द measured value of the quantity with the true value is called accuracy। means by chance आपने जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए आपने स्मॉल जी के लिए मीन्स कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको बोल दिया गया है कि जो स्मॉल जी की ट्रू वैल्यू है वो आपकी 9.8 समथिंग आ रही है, ठीक है। आपको बोल दिया कि ये आपकी है ट्रू वैल्यू, मीन्स ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो कि आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाली है। अब आपको आपके टीचर्स ने बोल दिया कि आप भी जो है जी के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए और अब अपनी वैल्यूज बताइए। तो मान लीजिए एक फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी जो जी की वैल्यू आई है 9.7 मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड बच्चे की जो जी की वैल्यू मान लेते हैं कि 9.6 आई है और थर्ड बच्चे की मान लेते हैं कि जी की वैल्यू आपकी 9.5 आई है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपने वैल्यू मेजर की है ये आपकी क्या है?
मेजर्ड वैल्यू है। तो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है, उसको आप क्या कहते हो, आपकी एक्यूरेसी कहते हो। कि जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, आपकी मेजर्ड वैल्यू उसके कितना ज्यादा करीब आई है, कितना ज्यादा मीन्स पास आई है, उसको आप बोलते हो उसकी एक्यूरेसी, कि आपने कितना एक्यूरेटली आंसर किया है। ठीक है, तो आपको आई गेस ये समझ में आएगा कि एक्यूरेसी क्या होता है। नेक्स्ट है कि प्रिसीजन क्या होता है। If the value of different measurements are close to each other and hence close to their average value, then the measurement is said to be precise. अब बाई चांस हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो हम लोग बोल दे कि हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो फर्स्ट बच्चे की जो जी की वैल्यू है वो 9.7 आई है, दूसरे बच्चे की भी जो जी की वैल्यू है वो भी क्या आई है 9.7, और थर्ड बच्चे की भी मान लेते कि जी की वैल्यू आपकी 9.7 ही आई है। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी ज्यादा एक दूसरे के करीब आई, मीन्स वो ऑलमोस्ट सेम आई है, एक दूसरे के क्लोज आई है। तो जो आपकी डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज है वो अगर एक दूसरे के करीब आई, एक दूसरे के क्लोज आई है, इट मीन्स आपका आंसर क्या है, प्रिसाइज है, मीन्स सभी का वो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, आपने अलग अलग मेजरमेंट्स किए, अलग अलग बच्चे ने मेजरमेंट्स किए और वो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं और वो जो है ट्रू वैल्यू के भी क्लोज आ रही है, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग, ऐसी मेजरमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल लिया बुल्स आई का। आपने जो है देखा होगा कि मीन्स एक वो सर्कुलर फॉर्म में डिस्क होती है, उस पे हम लोग वो एरोज मारते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, like the video, and yes, thank you so much for watching my video.